सीपी राधाकृष्णन भारतीय राजनीति के एक अनुभवी नेता हैं जिनका जन्म 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ। उन्होंने 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़कर राजनीति में कदम रखा। वे भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे और 1998 व 1999 में 2 बार कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। उन्होंने कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की अध्यक्षता की और तमिलनाडु में भाजपा की मजबूत पकड़ बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। 2016 से 2020 के बीच वो कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे, जहां उन्होंने निर्यात को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया। इसके बाद वे झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी व महाराष्ट्र के राज्यपाल भी बने। उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक योग्यता को देखते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने उन्हें 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के रूप में पेश किया। 9 सितंबर 2025 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले, जो जरूरी बहुमत 391 से काफी ऊपर था। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया, जिन्हें लगभग 323 वोट मिले। यह चुनाव संसद में गुप्त मतदान के जरिए हुआ और करीब 96% मतदान हुआ। उनकी जीत राजनीतिक स्थिरता और अनुभव की जीत मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति के पद पर उनकी भूमिका में वे राज्यसभा के सभापति भी होंगे, जहां उनका कर्तव्य संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करना होगा। उनकी यह सफलता भारत के लिए एक नए नेतृत्व की उम्मीद लेकर आई है, खासकर जब देश में आंतरिक सुधार और कूटनीति दोनों ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सीपी राधाकृष्णन की जीत उनके लंबी राजनीतिक सेवा, व्यापक अनुभव और भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति का परिणाम है, जो भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर साबित हुई है। सीपी राधाकृष्णन की जीत में क्रॉस वोटिंग का अहम रोल रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें कुल 452 वोट मिले, जबकि एनडीए के पास 427 सांसद थे। इसका मतलब है कि उन्हें संयोग से 25 अतिरिक्त वोट मिले, जिनमें से अधिकांश क्रॉस वोटिंग के कारण थे। क्रॉस वोटिंग का अर्थ होता है जब किसी सांसद को अपनी पार्टी के सिफारिश के विरोध में या अपनी पार्टी के उम्मीदवार के बजाय दूसरे उम्मीदवार को वोट देना पड़ता है। इस चुनाव में विपक्ष के कुछ सांसदों ने सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट दिया। खासकर इंडिया ब्लॉक के करीब 14 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया, जिससे विपक्ष को बड़ा झटका लगा। इसके अलावा लगभग 15 वोट अवैध भी घोषित किए गए, जिसमें 10 एनडीए के थे और 5 विपक्ष के थे। बीजेपी और एनडीए को इस क्रॉस वोटिंग का काफी फायदा हुआ, जिसे राधाकृष्णन ने भारी मतों में चुनाव जीता। भाजपा ने अपने सभी घटक दलों को एकजुट रखकर और विपक्ष के सांसदों की शिकायतों को भांपकर इस रणनीति को सफल बनाया। इसका राजनीतिक अर्थ यह है कि मोदी शाह की रणनीति विपक्ष के लिए चुनौती बनी हुई है और देश में उनकी पकड़ मजबूत है। इस चुनाव में विपक्ष ने अपनी एकता दिखाने के लिए मजबूत उम्मीदवार रखा था, लेकिन क्रॉस वोटिंग की वजह से एकजुटता में दरार आई। भाजपा के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल ने भी कहा कि कई विपक्षी सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया। समग्र रूप से क्रॉस वोटिंग ने सीपी राधाकृष्णन की जीत को संभव बनाया और विपक्ष को बड़ा झटका दिया है, जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। देश भर में अक्टूबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर शुरू होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ईसीआई की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हो रही बैठक में इस पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ से कहा है कि 30 सितंबर तक कागजी कार्रवाई और जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अधिकांश राज्यों ने भरोसा जताया है कि सितंबर के अंत तक वे पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने से पहले ही देशव्यापी एसआईआर की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। हालांकि अंतिम तारीखें अभी तय होंगी जब सभी राज्यों के सीईओ अपनी प्रगति रिपोर्ट आयोग को सौंप देंगे। आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना का आखिरी विदेशी युद्धपोत 10 दिसंबर 2025 को करवर नौसेना बेस पहुंच रहा है। रूस के कालिनिनग्राद से शुरू हुई इसकी यात्रा 2 महीने चली। ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस यह स्टील्थ फ्रिगेट 3900 टन का है, यानी 3900 टन का है। 30 नॉट की रफ्तार से 3000 किलोमीटर तक चल सकता है। यह गुजरात महाराष्ट्र की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। कल 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा देश भर में चल रहे जनरेशन जेड नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों और हिंसा के बढ़ने से हुआ। इस्तीफा देने के तुरंत बाद ओली को फौजी हेलीकॉप्टर से काठमांडू से बाहर किसी गुप्त स्थान यानी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर ले जाया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वह दुबई भागने की फिराक में है, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनकी सही लोकेशन का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। नेपाल की सेना और सरकार दोनों ही उनकी वर्तमान स्थिति को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहे। डिस्कॉर्ड एक मुफ्त चैटिंग व कम्युनिटी ऐप है जिसमें लोग ग्रुप्स यानी सर्वर बनाकर टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो चैट कर सकते हैं। और यह शुरू में गेमिंग कम्युनिटी के लिए बना था, लेकिन अब हर तरह की युवा चर्चा और संगठन के लिए इस्तेमाल होता है। नेपाल के हालिया
जनरेशन जेड आंदोलन में डिस्कॉर्ड ने प्रदर्शनकारियों को एकजुट करने, रणनीति बनाने और तुरंत संवाद करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जिससे आंदोलन को दिशा और ताकत मिली। डिस्कॉर्ड क्या है, समझते हैं। डिस्कॉर्ड एक डिजिटल कम्युनिटी ऐप है जहां लोग निजी या सार्वजनिक सर्वर बना सकते हैं और उनमें चैट, कॉल, फोटो, वीडियो शेयरिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। खास बात यह है कि इसमें बातचीत सुरक्षित रहती है, यानी जो सर्वर में है सिर्फ वही देख सकता है। इसे स्मार्टफोन या कंप्यूटर में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके 100 मिलियन से ज़्यादा उपयोगकर्ता हैं। अकाउंट बनाने के लिए आपको कम से कम 13 वर्ष का होना जरूरी है और अकाउंट मोबाइल या ईमेल से बन सकता है। अब चलते हैं, समझते हैं नेपाल के आंदोलन में डिस्कॉर्ड की क्या भूमिका थी। नेपाल के जनरेशन जेड युवा, खास तौर पर हम ही नेपाल संगठन ने डिस्कॉर्ड सर्वर बनाए और इंस्टाग्राम के साथ मिलकर हजारों छात्रों को बुलाने, समय स्थान तय करने और रणनीति बनाने का काम इसी पर किया। डिस्कॉर्ड ग्रुप्स में यूथ्स अगेंस्ट करप्शन की तर्ज पर संदेश, दिशा निर्देश और वीडियो शेयर होते रहे, जैसे स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म में शांतिपूर्ण विरोध करने की अपील, कब कहाँ इकट्ठा होना है, पुलिस बैरिकेड कैसे तोड़ना है, ऐसे तमाम इंस्ट्रक्शंस यही मिलते रहे। सोशल मीडिया बैन लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने VPN और डिस्कॉर्ड की एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया, जिससे सरकार का नियंत्रण नहीं चल पाया। कुछ डिस्कॉर्ड ग्रुप्स में गुस्से के कारण आक्रामक संदेश भी वायरल हुए, जिससे आंदोलन और हिंसा भड़क उठी। डिस्कॉर्ड ने युवाओं को एकजुट और संगठित करने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। बिना किसी मुख्य नेता के भी आंदोलन को ताकत, दिशा और साझा संदेश मिला। नेपाल का आंदोलन दिखाता है कि किस तरह डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म असली दुनिया के विरोध प्रदर्शनों की रीढ़ बन सकते हैं। नेपाल में जारी अराजकता और तख्तापलट को लेकर पहली बार चीन का बयान सामने आया है। बुधवार को चीन ने नेपाल के सभी पक्षों से घरेलू मुद्दों को उचित तरीके से निपटाने, सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने का आग्रह किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक मीडिया ब्रीफिंग में नेपाल की स्थिति पर पहली बार टिप्पणी करते हुए कहा, चीन और नेपाल के बीच पारंपरिक रूप से दोस्ताना पड़ोसी वाला रिश्ता रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल के सभी वर्ग घरेलू मुद्दों को उचित ढंग से संभालेंगे, सामाजिक व्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता को जल्द से जल्द बहाल करेंगे। लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने ओली के इस्तीफे पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड ल्यूटनिक ने कहा है कि भारत को अमेरिकी दबाव मानना ही पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि भारत को तेल आयात बढ़ाने और रूस के साथ रिश्ते घटाने को लेकर या तो अमेरिका का समर्थन करना होगा या 50% टैरिफ भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ल्यूटनिक ने अमेरिका की आर्थिक ताकत और व्यापारी अहमियतता बताते हुए कहा है कि भारत को अपना रुख साफ करना ही होगा। ल्यूटनिक ने कहा कि टैक्स के बावजूद भारत को दबाव मानना पड़ेगा, क्योंकि भारत लंबे समय तक अमेरिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर भारत ने अपना रुख नहीं बदला तो अमेरिका उसके निर्यात पर 50% का भारी भरकम टैक्स लगाता रहेगा। उन्होंने कनाडा अमेरिका के टैक्स विवाद का हवाला देते हुए कहा कि जवाबी कदम से छोटी अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि भारत का वर्तमान रुख ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। शुरुआत में बड़े व्यापारी से टकराना ठीक लगता है, लेकिन अंततः उन्हें अमेरिका से समझौता करना ही पड़ता है। ल्यूटनिक ने दावा किया कि 1-2 महीने में भारत बातचीत के लिए फिर से आएगा, माफी मांगेगा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि आखिरकार फैसला ट्रंप का ही होगा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से कैसे पेश आएं। ल्यूटनिक ने 3 शर्तें रखी कि भारत को 50% अमेरिकी टैक्स से बचने के लिए या तो अमेरिका के साथ गठबंधन करना होगा या रूस या चीन के साथ रिश्ते मजबूत करने का रास्ता चुनना होगा। उन्होंने कहा कि भारत अपना बाजार नहीं खोलना चाहता, न ही रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहता, न ही रूस के साथ अपने रिश्ते खत्म करना चाहता। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो ये संबंध कैसे चलेगा? आपको कुछ तो करना पड़ेगा। अगर भारत रूस और चीन के बीच पुल बनाना चाहता है तो बना सकता है, लेकिन याद रखें कि या तो अमेरिका के डॉलर और समर्थन का साथ देना होगा या 50% टैरिफ यानी टैक्स भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ल्यूटनिक ने अमेरिका की आर्थिक ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है और व्यापारी हमेशा सही होता है। तो अमेरिका अगर कुछ भी करता है तो फिर भी अमेरिका ही सही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत से बातचीत के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि वे हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चीन और भारत एक दूसरे को सामान नहीं बेच पाएंगे, लेकिन अमेरिका दुनिया का बड़ा खरीदार है, इसलिए आखिरकार भारत को अमेरिका के पास ही आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत अभी भी अपना बाजार नहीं खोलना चाहता,
न ही रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहता और न ही रूस के साथ संबंध खत्म करना चाहता है। यह अमेरिका के लिए बहुत घातक है। फ्रांस में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी शामिल हैं। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से ब्लॉक एवरीथिंग, सब कुछ बंद करो आंदोलन के तहत आयोजित किए गए हैं, जिनमें कई जगहों पर यातायात बाधित हुआ, कूड़े के डब्बे जलाए गए और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो और नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू की नीतियों का विरोध किया, खासकर बजट कटौतियों और आर्थिक संकट के खिलाफ। इस आंदोलन ने व्यापक असंतोष व्यक्त किया है, जिसमें विभिन्न यूनियनों और राजनीतिक समूहों ने हिस्सा लिया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए बड़े पैमाने पर 80,000 राइट्स पुलिस को तैनात किया है और अब तक 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस राजनीतिक संकट के बीच फ्रांस के संसद ने प्रधानमंत्री फ्रांसवा बैरू की सरकार को अविश्वास मत से गिरा दिया है, जिससे देश में अस्थिरता और बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय विधानसभा के विघटन और चुनावों की भी मांग की है। फ्रांस के बड़े शहरों जैसे पेरिस, नॉन्टेंस, मॉन्ट पेलियर, मार्सिले, लियों आदि में व्यापक प्रदर्शन और बंद से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारी सरकार की कठोर कटौती नीतियों को लेकर काफी नाराज हैं और अब व्यापक हड़ताल की भी योजना बनाई जा रही है। ऋतिक रोशन ने अपनी आने वाली फिल्म क्रिस 4 को लेकर बयान दिया है कि यह फिल्म उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगी। उन्होंने कहा है कि क्रिस 4 का निर्माण आसान काम नहीं है, इसलिए फैंस को इस फिल्म के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म की शूटिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसके प्री प्रोडक्शन और बजट की वजह से काम में समय लग रहा है। क्रिस 4 को ऋतिक रोशन खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, जो उनके कैरियर का पहला निर्देशन भी होगा। फिल्म में ऋतिक एक से ज़्यादा किरदार निभाएंगे और इसकी कहानी पिछले पार्ट्स की तुलना में ज़्यादा विशाल होगी। राकेश रोशन ने बताया है कि फिल्म का बजट काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण शूटिंग शुरू होने में देरी हो रही है, इसलिए क्रिस 4 की रिलीज 2027 में होने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि दर्शकों को यह सुपर हीरो फिल्म देखने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। भारत एशिया कप 2025 के अपने अभियान की शुरुआत आज यानी 10 दिसंबर को यूएई के खिलाफ कर रहा है। यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने कहा, हम इसे बड़ा मैच नहीं मानेंगे क्योंकि सामने सभी टीमें अच्छी हैं। हम केवल अपनी योजना पर टिके रहेंगे और उसी दिन जो भी करना होगा करेंगे। नतीजा खेल पर निर्भर करेगा। हाल ही में यूएई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ हुई त्रिकोणीय सीरीज में सभी मैचें हार गया था। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ अंतिम मैच में वह सिर्फ 4 रन से चूक गया था।